हेलो गाइस, प्रीलिम्स 2026 के लिए 98 डेज़ बचे हैं। तो अब हम 5 आर्टिकल्स देखेंगे जो पिछले 1 साल में न्यूज़ में रहे हैं और पेपर में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट लेट अस मूव टू आर्टिकल 20। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 में भी स्पेसिफिकली क्लॉज नंबर 3। तो आर्टिकल 20 ना फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूडेड है, राइट टू फ्रीडम के अंदर 19 से लेकर 22 के अंदर इंक्लूडेड है। और इसके अंदर 3 तरीके के फंडामेंटल राइट मिलते हैं: नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपर्डी, एंड जो तीसरा वाला है वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज़ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कोई ऐसा बयान देना, कोई ऐसी स्टेटमेंट देना जिससे आप किसी क्राइम के गिल्टी प्रूव हो जाए। तो आपसे फोर्सिबली कभी भी इंक्रिमिनेशन एविडेंस या स्टेटमेंट, नॉट एविडेंस, स्टेटमेंट नहीं दिलवाया जा सकता, बट आपसे एविडेंस मांगा जा सकता है, आपसे वॉइस नोट्स मांगे जा सकते हैं एज पार्ट ऑफ एविडेंस, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, एंड आपसे हैंड राइटिंग सैम्पल्स या डीएनए सैंपल्स मांगे जा सकते हैं। सो दीज आर नॉट कवर्ड अंडर द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसलिए ये न्यूज़ में भी था क्योंकि नार्को टेस्ट यानी कि ऐसे पदार्थों जैसे सोडियम पेंटोथॉल जैसे केमिकल्स एडमिनिस्टर करके जब अक्यूज्ड लोगों से स्टेटमेंट्स लिया जाता है तो उसे नार्को टेस्ट कहते हैं। सो बेसिकली नार्को टेस्ट कंसेंट के बाद ही लिया जा सकता है। किसकी कंसेंट? अक्यूज्ड के कंसेंट, जिसके ऊपर आरोप लगा है उसकी कंसेंट होनी चाहिए, दैट यस आई एम रेडी टू गिव नार्को टेस्ट, तभी दे जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रीइटरेट किया कि भाई बिना कंसेंट के अगर आप नार्को टेस्ट लेते हो ना तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज नंबर 3 को वायलेट करता है और इसलिए हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। इसलिए ये न्यूज़ में था। आर्टिकल 143 इज़ द सेकेंड आर्टिकल इज़ न्यू इन न्यूज़, एंड इसका रीज़न ये है कि गवर्नर की वीटो पावर से रिलेटेड, गवर्नर की वीटो पावर से रिलेटेड कुछ क्वेरीज जनरेट हुई आफ्टर 8 अप्रैल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट ने कुछ क्वेश्चंस रेफ़र किए, बिकॉज आर्टिकल 143 ये कहता है कि ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी कानून की इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट यानी कि कोई चीज़ फैक्चुअली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये डाउट पूछने के लिए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। और दूसरा, किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है। ये दोनों ही पावर्स प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बल्कि इट इज़ ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आप ये समझिए कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर दो तरीके से या दो क्वेश्चंस के लिए, दो टाइप के क्वेश्चंस के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है। वेदर सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव इट्स एडवाइस और इट कैन रिफ्यूज द एडवाइस। द आंसर इज इट कैन रिफ्यूज द एडवाइस इन बोथ केसेस। केस नंबर 1, किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन फैक्ट के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाए, फॉर एग्जाम्पल अयोध्या या राम जन्मभूमि केस के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया था, तो उन्होंने मना कर दिया था एडवाइस देने से, क्योंकि ऑलरेडी मैटर दूसरे कोर्ट्स में प्रोसीडिंग में चल रहा था। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट पे भी सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है शाल प्रोवाइड एडवाइस, बट सुप्रीम कोर्ट ने खुद 1978 में ये क्लैरिफाई किया है स्पेशल बिल्स केस के अंदर कि वी आर नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस इवन इफ इट इज़ रिलेटेड टू अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट। अच्छा, क्या सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पे गवर्नमेंट इज बाउंड टू टेक एक्शन, या इज इट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट? द आंसर इज नो। इवन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, इट्स जस्ट एन एडवाइस। आर्टिकल 41, तीसरा आर्टिकल जो न्यूज़ में रहा, क्यों? क्योंकि मनरेगा से हम वीबीजी राम जी में चले गए जब दिसंबर के अंदर वीबीजी राम जी एक्ट पास हुआ। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने पास किया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। इसका मतलब राइट टू वर्क के ऊपर सवाल उठने शुरू हुए। कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में राइट टू वर्क आर्टिकल 41 के अंदर आता है, और इसमें ये लिखा है कि विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, स्टेट विल मेक इफेक्टिव प्रोविजन टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस। कहने का मतलब कि एक तो ये डीपीएसपी में लिखा है, इसका मतलब दिस इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, कोर्ट में जाके आप एनफोर्स नहीं करा सकते कि सबको काम करने का अधिकार मिले। दूसरा, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं इंक्लूडेड है, लेकिन 1985 में
ओल्गा टेलिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राइट टू लाइवलीहुड इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि अगर आप किसी को उसके लाइवलीहुड से डिप्राइव करते हो तो आप एक तरीके से उसके जीने का सोर्स, लाइफलाइन उससे छीन रहे हो। वो सस्टेन कैसे करेगा? इसलिए वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21। तो इसलिए राइट टू वर्क एक एक्सप्लिसिट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिटली अंडर आर्टिकल 21 इट इज़ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 94, चौथा आर्टिकल जो न्यूज़ में था, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, हमारा करंट अफेयर्स का एपिक कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हम 3 से 4 लाइव क्लासेस में 1.5 साल के करंट अफेयर्स कवर कर देते हैं हर सब्जेक्ट के, और स्पेसिफिकली जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ें हैं सिर्फ वही पढ़ते हैं। मेंस की कहानियाँ नहीं बनाते, ताकि आपकी क्लास 5-6 घंटे तक चले और आपको पता लगे कि उसमें से कुछ गेन नहीं हुआ। 2 से 3 घंटे की क्रिस्प क्लासेस होंगी और सिर्फ वही कंटेंट आपने पढ़ के जाना है पेपर में, कोई कंपाइलेशन कोई और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स 1 लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, लास्ट बैच चल रहा है, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाइए। आर्टिकल 94 क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि 10 फरवरी को खबर आती है कि ओम बिरला जी के खिलाफ आर्टिकल 94 के अंदर रिमूवल मोशन अपोजिशन पार्टी के एमपीज़ ने इंट्रोड्यूस किया। इस रिमूवल मोशन के अंदर क्या फीचर्स होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94 कहता है कि जो व्यक्ति स्पीकर है, द पर्सन हु स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कैन वेकेट द हाउस इफ़ ही इज़ नो लॉन्गर मेंबर ऑफ लोकसभा, कैन ऑल्सो राइट अ रेजिग्नेशन लेटर एंड रिज़ाइन बिफोर देयर टेन्योर एंड्स। बट ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे उनको रिमूव किया जा सकता है बाय रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा, पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। ऑल द देन मेंबर्स का मतलब होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। और इफेक्टिव मेजॉरिटी कैसे निकालते हैं? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वेकेंट सीट्स कर दो। तो अगर लोकसभा में 543 सीट्स हैं तो उसमें से 3 सीटें निकाल दो, 540 बच गई। 3, मैं जस्ट एक सैम्पल ले रहा हूँ, एग्जैक्टली 3 सीटें वेकेंट नहीं है, पर 3 सीटें वेकेंट हो सकती हैं। वेकेंट ड्यू टू डेथ ऑफ एमपी, ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ एमपी, ड्यू टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, तो इसकी वजह से सीट वेकेट होती है। वो वेकेट सीट माइनस करनी है और इसमें से मेजॉरिटी निकालनी है, तो 271 यहाँ पे मेजॉरिटी आ गई। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आपको 14 डेज़ का एडवांस नोटिस देना पड़ सकता है। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, यहाँ पे 10 दिन लिख सकते हैं। बहुत शरारती है यूपीएससी, ऐसे सवाल पूछ सकता है। आखिरी आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है 22। 22 टॉक्स अबाउट राइट्स दैट पर्सन्स हैव ड्यूरिंग डिटेंशन और अरेस्ट। और डिटेंशन और अरेस्ट में 2 टाइप की अरेस्ट है, एक सिंपली प्यूनिटिव अरेस्ट। प्यूनिटिव का मतलब होता है जब क्राइम अलेजिडली हो चुका है, अकर हो चुका है, और उसके बाद आप व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होते हैं, ही हैज़ और शी हैज़ सम फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, राइट टू बी प्रोवाइडेड द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, किस बिना पे उन्हें अरेस्ट किया गया है वो क्लियर शब्दों में बताना, और राइट टू अ लीगल प्रैक्टिशनर, एक लीगल प्रैक्टिशनर का एक्सेस दिलवाना, लॉयर का एक्सेस दिलवाना, ये उसको फंडामेंटल राइट है। जब प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात आती है, अब ये संविधान ये कहता है कि दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये जो अधिकार है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एनिमी एलियन। एनिमी देश का कोई नागरिक है जो इंडिया का सिटीज़न नहीं है, उसको ये अवेलेबल नहीं है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में अवेलेबल नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में ये अवेलेबल नहीं है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए उसने रास्ता खोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में और कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली क्या होता है? सस्पिशन ऑफ क्राइम बीइंग कमिटेड इन फ्यूचर पर्सन कैन बी अरेस्टेड। शक की बिना पे अरेस्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर में वो कोई ऐसा क्राइम कमिट कर सकता है, विच कम्स अंडर द लॉ। तो बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है भारत में, जिसमें से एक है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, जिसके अंदर सितंबर 2025 के अंदर सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के अंदर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उन्हें अरेस्ट किया गया। अभी तक वो जेल में ही है, डिटेंशन में ही है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि 3 महीने के बियॉन्ड अगर आपने किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है तो आपको एक एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। उस एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, मिनिमम एक पर्सन। अब कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन साथ में ये भी कहता है कि जो व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उसको ये वाले अधिकार नहीं मिलेंगे। अभी हमने देखे ये वाले अधिकार, ठीक है, जो प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर मिलते हैं, बट उसको कोई और अधिकार ज़रूर मिलेंगे, जैसे
that person also has the right to know grounds of arrest, but some parts could be not communicated. मतलब पूरी तरीके से हर चीज़ कम्युनिकेट करना ज़रूरी नहीं है. अगर सरकार को लगता है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट करने से पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक इंटरेस्ट वायलेट होता है, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि नहीं भाई ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे आपको. इसके अलावा उनको लीगल अटॉर्नी का कोई अधिकार नहीं है, लीगल प्रेजेंटेशन का कोई अधिकार नहीं है, और 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें जज के सामने पेश किया जाए ऐसा कोई अधिकार नहीं है. बट 3 महीने से ज़्यादा, 3 मंथ्स से ज़्यादा अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्सटेंड होती है तो एडवाइजरी बोर्ड से पूछना चाहिए. ठीक है. बट पार्लियामेंट को ये पावर दे दी संविधान ने अंडर आर्टिकल 22(7) कि ये जो डिटेंशन पीरियड है इसको कानून पास करके 3 महीने से ज़्यादा भी किया जा सकता है. इसलिए कानून जब पास होता है पार्लियामेंट से तो वहाँ पे लिख दिया जाता है कि मैक्सिमम कितने देर के लिए व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है. इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 12 मंथ्स तक, 12 मंथ्स तक व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है. देयर आर अदर एक्ट्स जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, जैसे कॉफे पोसा, ये स्मगलिंग से लड़ने के लिए कानून है, 1974 में आया था. इसके अलावा NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन के ग्राउंड्स होते हैं. यूआपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 में प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है. क्या PMLA में प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में? नहीं. ऐसा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दे सकता है. तो तैयारी पक्की रखो, और आर्टिकल्स अगर चाहिए तो आर्टिकल्स लिख दो कमेंट सेक्शन में. थैंक यू वेरी मच.